पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म का सिद्धांत। फर्म किस प्रकार से काम करता है पूर्ण प्रतियोगिता में, इस बात की हम बात करेंगे, जिसमें फर्म का मेन उद्देश्य होता है लाभ कमाना। लाभ कमाने के लिए वस्तुओं को बाजार में बेचना पड़ेगा, उससे मिलती है आय, जिसको बोलते हैं आगम। आगम प्राप्त होगा तो देखेगा उत्पादक किस स्तर पर अपने उत्पादन को बनाए रखा है, उसको बोलते हैं उत्पादक संतुलन। और बेचने के लिए, लाभ कमाने के लिए बेचना पड़ेगा, और बेचने की जो प्रक्रिया होती है उसको बोलते हैं सप्लाई। तो आज इस क्लास में हम इन्हीं सब बिंदुओं के बारे में बात करेंगे। उत्पादक संतुलन, आगम और सप्लाई के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसे टॉपिक जो एग्जाम में आते हैं और या आ चुके हैं, ऐसे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमारे एग्जाम में इस साल आ सकते हैं, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। जहां पर पहला क्वेश्चन है, कुल आगम, औसत आगम और सीमांत आगम से क्या तात्पर्य है, उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। उदाहरण सहित का मतलब होता है आपको यहाँ पर डायग्राम के साथ भी एक्सप्लेन करना है। तीनों के बारे में लिखिए। सबसे पहले हम लिखेंगे कुल आगम किसे कहते हैं। कुल आगम यानी कि टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू किसे कहते हैं? उत्पादन की सभी इकाइयों को की बिक्री से प्राप्त आय के योग को कुल आगम कहते हैं। तो कुल आगम की गणना करने के लिए फॉर्मूला होता है TR इक्वल टू Q मल्टीप्लाई बाय P, बिक्री की इकाइयां मल्टीप्लाई बाय प्रति इकाई कीमत। अब इसका उदाहरण भी पूछा गया है, ये है बस बिक्री की इकाइयां 1 2 3 4, ये वस्तु की प्रति इकाई कीमत 10 8 6 4, ठीक है। तो ये हो गया 10, 8 दूनी 16, 6 3 18, 4 4 16। ये जो है ये हमारा कुल आगम हो गया। इसी प्रकार से नेक्स्ट पहला हो गया, दूसरा रीडिंग डालेंगे हम औसत आगम। क्या हो गया? औसत आगम। औसत आगम यानी कि एवरेज रेवेन्यू। कुल आगम को बिक्री की इकाइयों से भाग देकर प्राप्त राशि को औसत आगम कहते हैं, और वास्तव में किसी वस्तु की प्रति इकाई कीमत को ही औसत आगम कहते हैं, प्रति इकाई कीमत। तो यहाँ पर औसत आगम का फॉर्मूला होता है AR इक्वल टू TR डिवाइडेड बाय Q। अब ये TR हमारे पास गिवन है, इसी को आगे बढ़ा दो और यहाँ से AR निकाल लो। क्या हो गया? 1 से 10 को डिवाइड करेंगे तो ये 10 हो गया, 2 से 16 को 8 6 4। तो कीमत और औसत आगम दोनों ही एक समान होते हैं। उसके बाद तीसरा हेडिंग डालेंगे। तीसरा वाला क्या है? सीमांत आगम, MR, ठीक है। एक अतिरिक्त इकाई की बिक्री से कुल आगम में जो भी परिवर्तन होता है, ये अतिरिक्त इकाई के बिक्री से जो कुछ प्राप्त आय होता है उसे सीमांत आगम कहते हैं। और यहाँ पर सीमांत आगम निकालने का फॉर्मूला होता है TRN माइनस 1, दैट इज MR, ठीक है। ये हो गया। अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? यहाँ पर हमें निकालना है सीमांत आगम। 10 पे हो जाता है 10, 16 माइनस 10 6, 18 माइनस 6 2, 16 माइनस 18 कितना हो गया? माइनस का 2। तो ये हो गया हमारा सीमांत आगम। इस एग्जाम्पल के साथ अर्थ लिखेंगे, टेबल बनाएंगे, फॉर्मूला लिखेंगे, तब जाके ये तीनों हमारा कंप्लीट होता है। और इसके अलावा एक्स्ट्रा अगर 1-2 पॉइंट आप अपनी तरफ से लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। क्वेश्चन है, उत्पादक के संतुलन से आपका क्या आशा है? उत्पादक संतुलन की शर्तों को चित्र सहित। सबसे पहले तो यहाँ पर हेडिंग डालना है उत्पादक संतुलन। उत्पादक को हम कहीं कहीं फर्म भी लिखते हैं। उत्पादक के संतुलन। उत्पादक का संतुलन उस बिंदु पर होता है जहां पर एक उत्पादक अधिकतम लाभ की प्राप्त करता है। तो यहाँ पर अधिकतम लाभ यानी कि लाभ बराबर हो जाता है कुल आगम माइनस कुल लागत, ठीक है। और एक ऐसा बिंदु जहां पर आगम क्या हो? अधिकतम हो, और लागत क्या हो? न्यूनतम हो। उसी बिंदु पर उत्पादक को अधिकतम लाभ की प्राप्ति होती है, और एक उत्पादक अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए ही उत्पादन कार्य करता है, ठीक है। इसी बिंदु को उत्पादक। अब इसको लिख दिया। जैसे अपने उत्पादक के संतुलन के बारे में लिख देंगे, उसके बाद होता है संतुलन की शर्तें। उत्पादक संतुलन की शर्तें। तो संतुलन की शर्तें की बात करते हैं। शर्त आप डायग्राम से बताएंगे। एक उत्पादक की संतुलन की प्रमुखता 2 शर्तें हैं। पहली शर्त यहाँ पर है, क्या शर्त है? नंबर 1 कि सीमांत आगम और सीमांत लागत दोनों ही बराबर होना चाहिए, ठीक है। और दूसरी शर्त है सीमांत लागत वक्र
सीमांत आगम को नीचे से काटता हुआ होना चाहिए, नीचे से काटता हुआ होना चाहिए, तो उसी बिंदु पर उत्पादक का अब इस चीज को वाली एक्सप्लेनेशन देना है, बस डायग्राम कंपलसरी होता है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अनुसूची से उत्पादक का वह स्तर, देखिए स्टार लिखा हुआ है, वह स्तर ज्ञात कीजिए जिस पर उत्पादक संतुलन की स्थिति में है। आपके पास ये पूरा डेटा दे रखा है, आपको बताना है इसका यूज करते हैं कि इसके अकॉर्डिंग एक उत्पादक संतुलन का स्तर कौन सा है। और मैंने कहा कि वह स्तर जहां पर एक उत्पादक को अधिक से अधिक लाभ की प्राप्ति हो, मतलब पूरे विक्रय में एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पर उत्पादक को अधिकतम लाभ की प्राप्ति होगी, और वो स्तर होगा जहां पर एमआर और एमसी आपस में बराबर होगा। चलिए देखते हैं वो बिंदु कैसा होगा। इसके लिए हमें टेबल को बढ़ाना पड़ेगा, तो टेबल को बढ़ाने के लिए इस टेबल को मैं कहता हूं एडजस्ट कर लेता हूं ताकि आगे हम कैलकुलेट कर सके यहां पर, ठीक है। अब ये हो गया हमारे पास उत्पादन की इकाई दे रखा है, कीमत दे रखा है, कुल लागत दे रखा है। यहां से इसको आगे बढ़ाते हैं, दो चार पॉइंट और निकालते हैं। कुल लागत दे रखा है तो हम कुल आगम निकाल लेंगे, और कुल आगम बराबर होता है बिक्री की इकाइयां बटे बिक्री की मात्रा, दोनों दे रखा है। तो कैलकुलेट करेंगे, ये कीमत है 24 एकम 24, ठीक है। फिर हो गया 24 दूनी 48, फिर है 24 तिया 72, फिर है 24 चार 96, फिर 24 पंजे 120, फिर से चक 24, आगे मैं भूल गया हूँ, 6 दूनी 12 13 14 144, और लास्ट में हो गया 7 4 28, 7 दूनी 14 14 2 16। ये हो गया हमारा, ठीक है। कुल लागत तो दिया हुआ है, कुल आगम भी हो गया। अब यहां पर निकालेंगे लाभ। क्या निकालेंगे? लाभ। लाभ बराबर होता है कुल आगम माइनस कुल लागत। कैसे निकालेंगे? ये है आगम और ये लागत। 24 में से 26 माइनस करें, माइनस कर दो। 48 माइनस 50 माइनस कर दो, यानी कि घाटा ही हो रहा है, लाभ नहीं हो रहा है। तो उत्पादन को बढ़ाना पड़ेगा ताकि लाभ बढ़े। उत्पादन बढ़ते जा रहा है 72 में से, अब ये हमारा जो घाटा था वो 0 हो गया, ना घाटा है लाभ है। फिर 96 में से 92, ये हो गया 4, यानी कि लाभ हो गया। 120 माइनस ये हो गया 5, 144 माइनस 39 ये हो गया 5, 168 ये हो गया 3। अब देखिए सबसे ज्यादा लाभ दो बिंदु पर हो रहा है, 5 और 5 दो बिंदु है, यानी कि यहां पर अधिकतम लाभ हो रहा है। लेकिन लाभ की जो दूसरी शर्त है कि हमारा एमआर और एमसी दोनों ही बराबर होना चाहिए। देखते हैं कोई ऐसा बिंदु है जब दोनों बराबर हो, तो हमें एमआर और एमसी दोनों निकालना पड़ेगा। यहां पर निकालते हैं हम एमआर और यहां निकालते हैं एमसी। एमआर कैसे निकलेगा? TRN-1 से। ये TR है, पहले यूनिट पर सेम रहता है 24, 48 माइनस 24 ये भी 24 हो गया, 72 माइनस 48 ये भी 24 हो गया, 96 माइनस 72 ये भी 24 हो गया, ठीक है। 120 माइनस 96 ये भी 24 हो गया, ये भी 24 हो गया, सारे 24 24 है, ठीक है। चलो हम लागत देख लेते हैं, ठीक है। एमसी का फॉर्मूला क्या होता है? एमसी इक्वल टू TCN-1, और ये है TC 26, तो यहां पर हो जाएगा 26। 50 माइनस 26 तो ये हो गया 4, तो ये हो गया 2, 24, ठीक है। 72 माइनस 50 तो कितना हो जाएगा यहाँ पर? 22। 92 माइनस 72 कितना हो जाएगा यहाँ पर? 20। 115 माइनस 92 कितना हो गया? 5 में से 2 गया 3, 11 में से 9 गया 2। 139 माइनस 115, 9 में से 5 गया 4, इधर बचेगा 2, 24। 165 माइनस 39, 15 में से 9 गया 4, इधर बचेगा 5 में 3 गया 2, 24, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एक ऐसा पॉइंट जहां पर सबसे अधिक लाभ हो रहा है, लाभ 5 और 5 सबसे ज्यादा है, लेकिन एक ऐसा पॉइंट जहां पर दोनों बराबर, तो इस बिंदु पर, तो ये जो पॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट पर यानी कि उत्पादन की इकाई जब कितना है? 6 है, तो एक उत्पादक को अधिकतम लाभ मिल रहा है 5, और इस बिंदु पर उत्पादक का एमआर और एमसी दोनों ही आपस में बराबर है, तो इसी बिंदु को उत्पादक संतुलन का बिंदु कहते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको ध्यान में रखिएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। इसलिए मैंने इसको डिटेल से समझाया हुआ है। आगे बढ़ते हैं।
पूर्ति की परिभाषा दीजिए, उसके कारणों का उल्लेख कीजिए जो किसी वस्तु की पूर्ति को निर्धारित करते हैं, मतलब पूर्ति को प्रभावित करने वाले कारकों को पूछा गया है। तो सबसे पहले तो आप हेडिंग डालेंगे पूर्ति किसे कहते हैं, यानी कि व्हाट इज सप्लाई। ठीक है, किसी वस्तु की विभिन्न संभव कीमतों पर उसकी बेची जाने वाली मात्रा को पूर्ति कहते हैं। यह एक निश्चित समय बिंदु पर एक विक्रेता किसी वस्तु की अलग अलग कीमतों पर जो भी मात्रा बेचने के लिए वो तैयार होता है उसे पूर्ति कहते हैं। अर्थात विक्रेता हमेशा अधिक कीमत पर अधिक पूर्ति करना चाहता है। ठीक है, अब बात कर देंगे पूर्ति को प्रभावित या निर्धारित करने वाले कारक। तो पूर्ति को निर्धारित करने वाले बहुत सारे कारक है, हेडिंग डालिए और उसके बारे में 1 से 2 लाइन में एक्सप्लेन करना है। ठीक है, सबसे पहला कारक क्या है, वस्तु की कीमत, वस्तु की खुद की कीमत, बढ़ती हुई कीमत पर अधिक पूर्ति और घटती हुई कीमत पर कम पूर्ति। ठीक है, संबंधित वस्तु की कीमतें, संबंधित वस्तु की कीमतें और संबंधित वस्तु की कीमतें ध्यान में रखिएगा। अगर किसी संबंधित वस्तु की कीमतें कम हो रही है तो पूर्तिकर्ता ने पूर्ति बढ़ा देगा। क्यों? क्योंकि लगता है मेरी वस्तु कीमत ना कम, आज ही बेचो, तो अपने पूर्ति को बढ़ा देता है। नेक्स्ट है उत्पादन साधनों की कीमतें, उत्पादन तकनीक, फर्म का उद्देश्य। ठीक है, और सरकार की नीतियां बहुत ज्यादा प्रभावित करती हैं। सरकार की नीतियां की सरकार किस प्रकार से नीतियां बनाती है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कर नीति। सरकार किस प्रकार से कर ज्यादा लगेगा तो उत्पादक को लाभ कम होगा। तो ये सारी चीजें लिखो और उसके बारे में 2-2 लाइन में एक्सप्लेन कर दो, आपका ये आंसर कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट दे रखा है रेखा चित्रों का प्रयोग करते हुए पूर्ति में वृद्धि और पूर्ति में विस्तार के अंतर को समझाइए। रेखा चित्रों का प्रयोग करते हुए, तो यहां पर जब रेखा चित्र का प्रयोग करना है तो एक एक करके करिए। सबसे पहले लिखिए पूर्ति में वृद्धि। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे आप पूर्ति में विस्तार। चाहो तो आप कॉलम बना लो, चाहो तो आप अलग अलग लिखो। पूर्ति में विस्तार जो भी हो, सबसे पहले तो दोनों का क्या लिखना है, अर्थ लिखना है। क्या लिखना है? अर्थ लिखना है कि अगर वस्तु की कीमतें समान रहे तो अन्य कारकों में होने वाले परिवर्तन से अगर वस्तु की पूर्ति बढ़ जाती है तो उसे पूर्ति में वृद्धि कहते हैं। लेकिन पूर्ति में विस्तार का मतलब अगर वस्तु की कीमतों में परिवर्तन होने से जबकि अन्य कारक स्थिर रहे, वस्तु की कीमतें बढ़ने से वस्तु की पूर्ति बढ़ जाती है तो उसको पूर्ति में विस्तार कहते हैं। इस स्थिति में कीमत स्थिर है और अन्य कारकों में परिवर्तन होता है, जैसे तकनीक में सुधार होता है, सरकार की टैक्स नीति में कमी आती है। ठीक है, उत्पादन के साधनों की कीमत कम हो जाती है। लेकिन इस स्थिति में अन्य साधन स्थिर रहते, केवल वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है। इस पूर्ति में वृद्धि की स्थिति में पूर्ति वक्र अपना स्थान छोड़ के आगे की ओर बढ़ जाता है और पूर्ति विस्तार में पूर्ति वक्र अपनी स्थान ना छोड़ के केवल ऊपर की ओर संचलित हो जाता है। अब यहाँ पर डायग्राम बनाना जरूरी है। पूर्ति में वृद्धि में जो डायग्राम बनाएंगे कुछ इस तरह से, पूर्ति वक्र यहाँ पर कीमतें समान रहती है कि पूर्ति की मात्रा बढ़ जाती है, नया वक्र ये बन जाता है कुछ इस तरह से, ये आगे की ओर खिसक जाता है। ठीक है, जबकि पूर्ति के विस्तार में पूर्ति वक्र वही रहता है, वस्तु की कीमत के बढ़ने से, ये कीमत पहले यहां थी, कीमत के बढ़ने से पूर्ति की मात्रा में भी देखिए वृद्धि हो रही, वक्र वही है, खाली ये पॉइंट अपनी जगह छोड़ के ऊपर की ओर संचलित होता है। अब इसी को एक्सप्लेन करना है, लॉन्ग में आ जाता है तो थोड़ा डिटेल से आपको लिखना है। नेक्स्ट है पूर्ति की लोच की परिभाषा दीजिए, इसे कैसे मापते हैं। पूर्ति की लोच की परिभाषा पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे परिभाषा में? लिखेंगे कि किसी वस्तु की कीमत में होने वाले आनुपातिक परिवर्तन से उसकी पूर्ति में होने वाले आनुपातिक परिवर्तन के बीच के संबंध को पूर्ति की कीमत लोच कहा जाता है। अब पूर्ति की कीमत लोच की जब भी बात करते हैं तो इसका फार्मूला लिखना जरूरी है। क्या लिखेंगे? पूर्ति की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन डिवाइडेड बाय वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। ठीक है, ये हो गया पूर्ति की लोच। अब पूर्ति की लोच को कैसे मापते हैं? पूर्ति को लोच की मापने की 2 प्रमुख विधियां हैं।
एक है प्रतिशत विधि और दूसरा है ज्यामितीय विधि। ठीक है, प्रतिशत विधि और प्रतिशत विधि की एक्सप्लेन कर दीजिए, ज्यामितीय विधि को डायग्राम से एक्सप्लेन कीजिए, आपका ये कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब पूर्ति की लोच के प्रकार भी पूछा जाता है, लगे या तो पूर्ति लोच के प्रकार को ही पढ़ लेंगे तो सही रहेगा। अब पूर्ति की लोच जब बात होती है तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बनता है। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है, एक विक्रेता 4 प्रति किलो कीमत पर एक दिन में 80 किलो सेब बेचता है। सेबों की पूर्ति लोच 2 है। यदि कीमत बढ़ के 5 हो जाए तो विक्रेता कितनी मात्रा, जब पूर्ति की क्या कीमत बढ़े तो पूर्ति का नियम है, कीमत के बढ़ने से पूर्ति की मात्रा भी बढ़ेगी। इसका मतलब होता है 4 में 80 किलो है तो 5 रुपए में ज्यादा होगा, कितना ज्यादा होगा वो निकालना है। तो सबसे पहले जो गिवन है ये है कीमत और है पूर्ति की मात्रा यूनिट में। ठीक है, किसमें, केजी में। तो जब 4 रुपए है तो 80 केजी। ठीक है, 4 रुपए में 80 केजी बेचा जा रहा है और कीमत बढ़ के हो गई 5, तो कितना केजी हम मानते हैं, x केजी है। और यहाँ पर पूर्ति की लोच दे रखा है कितना, 2। ठीक है, अब लोच का पूर्ति की लोच का फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन क्यू मल्टीप्लाई बाय पी अपॉन डेल्टा पी। फॉर्मूला होता है अकॉर्डिंग डेल्टा क्यू कितना हो जाएगा, x माइनस 80 और क्यू कितना हो जाएगा पर पुराना वाला 80। वहीं पर डेल्टा पी कितना हो जाएगा, 5 माइनस 4 यानी कि 1 और p कितना हो जाएगा 4। इसको उठा के फार्मूला में रखना कीजिए। तो यहाँ पर ई एस इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारे पास कितना, डेल्टा क्यू x माइनस 80। ठीक है, पूर्ति की लोच कितना है, 2 डिवाइडेड बाई 80 मल्टीप्लाई बाय p हमारे पास 4 है और ये हमारा 1 है। ठीक है, अब सॉल्व करना है, 80 इधर आ जाएगा 160 बराबर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4x माना 8 चुको 32 320, 4x इधर आ जाएगा और ये उधर चला जाएगा, ये माइनस के इधर की माइनस को जाएगा 320 160 तो कितना हो गया 0 6 2 8 3 और 1 4। तो x बराबर हो गया 480 अपॉन 4, 4 कम 4 4 2 नहीं 8। ठीक है, तो इसका मतलब होता है कीमत के बढ़ने से पूर्ति की मात्रा कितनी हो जाएगी, 120 केजी। ठीक है, मतलब कीमत अगर 1 रुपए से बढ़ रहा है तो 120 केजी की पूर्ति होगी अब। ठीक है, तो ये पूछा गया आपके क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। एक और क्वेश्चन है जो न्यूमेरिकल टाइप में आता है, फिलहाल वो टेबल फिल करना आता है, तालिका को पूरा कीजिए। ठीक है, तालिका फिल करने से रिलेटेड उत्पादन वाले चैप्टर से, लागत वाले चैप्टर से और ये आगम वाले चैप्टर, इन 3 चैप्टर से आपको तालिका, कोई भी एक आध तालिका पूछा जा सकता है। बेसिकली सबसे ज्यादा एग्जाम क्वेश्चन लागत वाले से पूछा जाता है, लेकिन ऐसा आ सकता है उत्पादन दे रखा है, उत्पादन की मात्रा और कीमत दे रखा है, कुल आगम और सीमांत आगम पूछा गया है। तो अगर कुल आगम पूछा गया है तो ऐसे कुल आगम बराबर होता है उत्पादन की मात्रा और वस्तु की कीमत मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि हो गया 12 एकम 12 10 दूनी 20 8 दिया 24 और से चक 24। ठीक है, अब सीमांत आगम में MR फॉर्मूला होता है TR n माइनस 1, राइट। तो ये 12 के ऊपर कुछ नहीं है, 12 ही हो जाएगा, 20 के ऊपर 12 ये 8, 24 के ऊपर 20 है 4, 24 को 4 है, ये डन। बस इतना इजी क्वेश्चन आता है और ये क्वेश्चन बेसिकली 2 या 3 नंबर में आता है इस तरह से। ठीक है, सिंपल वाले। तो ये रहा इस चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके पढ़ने चाहिए, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और आपके एग्जाम में भी आ सकते हैं, तो तैयार रहना। आपका कोई डाउट है जरूर बताइएगा, कि इसके बाद मैं जो है वन शॉट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो पूरे बुक का एक साथ कंबाइन है वो बताऊंगा। कुछ बच्चों का क्वेश्चन एक आया था सर पिछले 5 सालों की क्वेश्चंस को बताइए, वो भी आपको पता जाएगा। बस आपको बने रहना है मेरे साथ। तो थैंक यू एंड बाय।